इंडिया में हमेशा से बॉलीवुड, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस लोगों के टारगेट में रहे। इन तीन प्रोफेशन के लिए माना जाता है जब तक आपके पास बैक सपोर्ट, गॉड फादर नहीं होगा तब तक आप बॉलीवुड में, बिजनेस में या फिर पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिकली नेपोटिज्म और इन बायस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही लोगों ने बॉलीवुड को कई बार बायकआउट तक किया है। बट जब इस वीडियो में आप इंडियन जुडिशरी, इंडियन जजेस के सेलेक्टिव अप्रोच को देखोगे तो आपको बॉलीवुड भी दूध का धुला लगने लगेगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे गवाई को एक लॉयर ने शू फेकर मारा क्योंकि सीजे गवाई ने हफ्ते भर पहले हिंदू गॉड्स के ऊपर अनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पास किया जो कि कई लोगों के बिलीव्स के ऊपर एक चोट था। वो सीजे गवाई जिन्होंने 370 आर्टिकल एब्रोगेशन में एक मेजर रोल प्ले किया था, अब वो अचानक से हिंदू गॉड्स को टारगेट क्यों करने लगे? क्या गवाई जैसे हर रिलीजियस गॉड को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर सेलेक्टिवली सिर्फ एक कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं? और अब क्यों सीनियर लॉयर्स बाबा साहब अम्बेडकर के अगेंस्ट में आते दिख रहे हैं? क्या ये सालों की उस अनजस्टिस का नतीजा है जो कि 1950 से जनरल कास्ट के लोगों ने झेला इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन फील्ड ऑफ जॉब्स, या फिर किसी को झूठे मुकदमे में फंसा देना एसटीएससी एक्ट लगा के? इवन कई लोग तो सीजीआई के ऊपर इशू फेंकने वाले इंसिडेंट्स को ब्राह्मणिकल एजेंडा प्रूफ करने पर तुले। तो क्या ये इंसिडेंट्स ब्राह्मणिकल माइंडसेट से जुड़ा हुआ है या फिर जबरदस्ती यहाँ पर ब्राह्मण्स को हेट दिया जा रहा है? क्यों जब कोई सो कॉल्ड दलित गॉड्स को इन नेम ऑफ क्रिटिसिज्म इंसल्ट करता है, अब्यूज करता है, तो उसे तो एज अ डेमोक्रेसी की विक्ट्री दिखाई जाती है। पर जैसे ही कोई इंडियन इंसल्ट को कॉल आउट करने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ पर एंटी दलित ब्राह्मणिकल एजेंडा से जोड़ दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इन एंटी ब्राह्मण सेंटिमेंट्स को, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रोसेप्शन टुवर्ड्स हिंदू कल्चर जिसके सहारा लिया सीजीआई गवाई से लोग जुडिशरी के पीछे छुपकर हिंदू कल्चर को टारगेट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवाई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सीजीआई गवाई द आयरन मैन ऑफ ब्लू पिजन्स। तो खजुराहो में एक जावेरी मंदिर है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है। इस मंदिर में एक 7 फीट विष्णु मूर्ति है जो कि मुगल इन्वेडर्स के दौरान तोड़ दी गई थी। तो मंदिर परिषद ने गवर्नमेंट से आर्कियोलॉजिकल सर्वे से इस मूर्ति को रिस्टोर करने की मांग की, पर कुछ भी नहीं होता। आर्टिकल 25 जो कि राइट देता है फील्ड वर्शिप्स का, ये उसका भी डिनायल है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट देता है अपने मूर्तियों को रिस्टोर करने का, ये उसका भी उल्लंघन है। गवर्नमेंट एंड एएसआई से किसी भी तरीके से हेल्प ना मिलने पर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन सुनाए बिना गवर्नमेंट एंड एएसआई को लॉ फॉलो करने को ना कहते हुए इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, जिस केस की सुनवाई यहाँ पर सीजीआई गवाई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवाई जी कर रहे थे। सीजीआई गवाई जी ने कहा कि जाओ अपने विष्णु भगवान से कहो कि वो अपनी मूर्ति को खुद रिस्टोर कर ले, और अगर तुम इतने बड़े विष्णु भक्त हो तो जाकर उसके सामने मेडिटेट करो ना। ये दिखाता है कि कितने रेस्पेक्ट करते हैं सिर्फ एक कम्युनिटी से। अगर यही बात इन्होंने क्रिश्चियन एंड मुस्लिम के लिए कही होती तो जिस मूर्ति के लिए इन्होंने स्टेटमेंट पास किया वो करोड़ों हिंदुओं के लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उस मूर्ति में चित्रित भगवान विष्णु जी की वो प्रतिमा उन्हें उनके भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है। जिन जजेस का काम यहाँ पर किसी के धर्म, कास्ट को ना देखते हुए जस्टिस देने का होना चाहिए था जब वो एक कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। तो ये सवाल उठाता है उन जजेस की इंटीग्रिटी के ऊपर जो ओथ तो लेते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस देने का, पर देते नहीं है। सीजीआई गवाई के इस हेट कमेंट के बाद वो माफी नहीं मांगते, और ये बात शायद वकील राकेश कुमार जी को पसंद नहीं आया कि कोई देश के सर्वोच्च न्यायालय से बैठकर उनके भगवान का मजाक बनाए। सीजीआई गवाई के नेक्स्ट हियरिंग में राकेश कुमार जी वहां पर पहुंचते हैं और सीजीआई गवाई के ऊपर शू फेंकर कहते हैं कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ सनातन धर्म। सरप्राइजिंगली इस इंसिडेंट ने देश में कुछ ही मिनटों में हेडलाइन बना दिया। नरेंद्र मोदी तक ने भी इस अटैक को कंडेम किया। राहुल गांधी ने तो इसे जुडिशरी डिग्निटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के ऊपर हमला बता दिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसे कट्टरपंथ एंड बायोट्री से जोड़ दिया। इसमें से किसी ने तब आवाज नहीं उठाई थी जब सीजीआई गवाई ने हिंदू गॉड्स को मॉक किया था, पर राकेश कुमार जी की सिर्फ एक हरकत ने इन्हें बौखला दिया। वैसे मैं भी राकेश कुमार जी की निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। राकेश कुमार ने शू क्या फेंका, लेफ्ट लॉबी में तो जैसे खलबली मच गई। केरला के पेनियार विजयन ने तो इसे आरएसएस का प्रोपोगेंडा घोषित कर दिया। राकेश कुमार को आरएसएस का गुंडा, दंगाई, माफिया, पता नहीं और कितने टैग दे दिए। ट्विटर पर तो इसे ब्राह्मणिकल एजेंडा कहा गया, ब्लू पिजन्स तो इसे ब्राह्मणिकल अटैक और दलित के ऊपर हमला बता दिया। कई सारे ब्लू पिजन्स न्यूज पोर्टल ने यह कह दिया क्योंकि राकेश कुमार जी एक अपर क्लास ब्राह्मण है, इसलिए इन्होंने दबे कुचले, पुअर, सताए हुए, मासूम, रेसिज्म के शिकार दलित सीजीआई गवाई के ऊपर हमला किया। राकेश कुमार जी एक अपर क्लास हिंदू है, इसलिए उन्होंने एक दलित के ऊपर शू फेंका। टिपिकली इस मुद्दे को ब्राह्मणिकल एंगल दिया जा रहा था, बट राकेश कुमार जी के एक इंटरव्यू और लेफ्ट लॉबी की सारी स्टोरी टेलिंग धाराशाही। ये तो बात को घुमा रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। राकेश कुमार जी ने यहाँ पर अपर क्लास हिंदू बताकर फंसाने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो खुद यहाँ पर दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वकील साहब ने क्लियर कर दिया कि उनका ये रिएक्शन उस एक्शन का नतीजा था जो कि सीजीआई गवाई ने किया, और उन्हें उस शू फेंकने का कोई भी पछतावा नहीं है। अपने इस बोल्ड स्टेटमेंट पर राकेश कुमार जी को क्रिटिसाइज किया गया, उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी गई, बट एट द एंड वकील साहब जी का स्टैंड यहाँ पर सिंपल एंड क्लियर था कि उन्होंने ऐसा विष्णु भगवान जी के अपमान में किया। ठीक है, ऐसे सिमिलर केसेस हमें ग्वालियर के हाईकोर्ट से भी देखने को मिला, जहाँ पर अनिल मिश्रा नाम के एक लॉयर को कोर्ट परिसर में अम्बेडकर मूर्ति लगाने पर, विरोध करने पर ही उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। जब अनिल मिश्रा ने कहा कि हम अम्बेडकर के विपरीत राम जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, लगाने दोगे क्या? तो सारे ब्लू पिजन जगह जगह पर अनिल मिश्रा के पुतले फूंक
फूक रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में अम्बेडकर गैंग्स यहाँ पर अनिल मिश्रा को हैरेस कर रही थी। सो क्यों अब ऐसा होने लगा है कि जनरल एंड ओबीसी कम्युनिटी के लोग अब अम्बेडकर आइडियोलॉजी से परेशान होने लगे? क्यों हर बार सताए हुए का टैग देकर डिजर्विंग कैंडिडेट से उनका हक छीन लिया जाता है इन फील्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कोर्ट में डिजर्विंग सीजीआई पोस्ट? और अब तो प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन की बातें होने लगी है। नो डाउट रिजर्वेशन एक आउटडेटेड प्रोग्राम है, बट सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन से सेलेक्ट हुए जजेस जानबूझकर एक कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं? और क्या जजेस के सिलेक्शन में भी नेपोटिज्म होता है? और फिर जब ये अनडिजर्विंग जज चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचते हैं तो इनके जजमेंट में मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए हेटरेट होता है और माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए बायस्ड फैसला। और अगर हम इसे एग्जांपल से स्टार्ट करें तो 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में पीएल फाइल होती है होली फेस्टिवल पर चल रही मॉकिंग्स को एंड होली फेस्टिवल पर चल रही सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए जजेस ने यह कहते हुए चेतावनी दे डाली कि ज्यादा सेंटिमेंट्स होने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल होती है देवी गायत्री माता के ऊपर चल रहे ऐसे बुक्स जिसमें उनके अपमान की जाती है। जजेस ने यह कहते हुए उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया कि यार थोड़ा तो मॉडर्न बनो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो अगर कोई तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है तो। बॉम्बे हाई कोर्ट में भगवान लॉर्ड शिव जी के ऊपर चल रहे अश्लील गानों को रोकने के लिए पिटीशन फाइल होती है, पर जजेस ने यह कहते हुए इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि अगर एक समुदाय को वो गाना पसंद नहीं आ रहा तो जरूरी थोड़ी दूसरे को पसंद आए। नहीं, यहाँ पे क्या था विचार की सीजन 4 चल रही, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में आदि पुरुष के मूवी में दिखाए गए इलॉजिकल एक्शंस को देखकर एक पिटीशन फाइल होता है। जजेस ने यह कहते हुए पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि आजकल हर कोई थोड़े थोड़े बात में बुरा मानने लगा है। मद्रास हाई कोर्ट 2022 में नॉइज लाउड स्पीकर के मिसयूज के ऊपर पीएल फाइल होती है। जजेस ने यह कहकर पीएल को रिजेक्ट कर दिया कि यार हिंदू को थोड़ा बहुत टॉलरेट तो कर लेना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में पीएल फाइल होती है सोशल मीडिया पर हो रहे हिंदू फॉबिक्स को एंड अब्यूज ऑफ हिंदू गॉड्स को रोकने के लिए। जजेस ने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया कि गॉड्स का क्रिटिसिज्म तो बनता है। सुप्रीम कोर्ट 2014 पीके मूवी में हुए हिंदू गॉड्स के इंसल्ट्स के ऊपर पिटीशन फाइल होता है। जजेस ने यह कहते हुए पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि अगर तुम्हें वो सीन पसंद नहीं है तो मत देखो ना, टिपिकली बॉलीवुड बिहेवियर। साफ सी बात है, यहाँ पर हिंदू गॉड्स को मॉक किया जाता है, हिंदू इंसल्ट्स को यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 16 और 1860 में बना इंडियन पेनल कोड चैप्टर 15 जो कि हर रीजन्स के फेथ को प्रोटेक्ट करने की बातें करता है, ये उसका भी उल्लंघन है। इमेजिन करो कि अगर यही बात माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए कही गई होती तो रिएक्शन कितना एपोकैलिप्टिक्स एंड इमीडिएट होता। बार काउंसिल्स को यहाँ पर कंडेमनेशन देना पड़ जाता, मीडिया हाउसेस यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलते कि जुडिशरी यहाँ पर इस्लामिक फॉबिस है। एनजीओ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि यूएन काउंसिल में यहाँ पर पिटीशन फाइल हो रहा था। चीफ जस्टिस को अपनी नौकरी गंवानी पड़ जाती, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर धरना दे रही होती। बट जैसे ही बात यहाँ पर मेजोरिटी कल्चर के मॉकिंग पर आई, हर जगह चुप्पी है, ना कोई रिजोल्यूशन पास हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ और ना ही जजेस को यहाँ पर थ्रेट्स मिले, क्योंकि भारत है, यहाँ पर सेकुलरिज्म सिर्फ एक कम्युनिटी निभाती है, माइनॉरिटीज के हर्ट्स यहाँ पर हेडलाइन बन जाती है और मेजोरिटी राइट्स यहाँ पर प्रिविलेज्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सारे फेथ बिलीव मानने वालों को इक्वल राइट देने की बातें करता है, प्रॉमिस करता है, बट इन रियलिटी में वो सिर्फ सेलेक्टिवली सेकुलरिज्म निभाता है। माइनॉरिटी की शिकायतों पर तुरंत सुनवाई की जाती है, पर जैसे हिंदू कंसर्न की बातें आती है तो केस डिसमिस। ये जुडिशरी के इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है, मंदिरों को जस्टिस देने में डिले और सिर्फ मामूली से दरगाह के लिए देश में दंगे। आर्टिकल 14 जो कि हर फेथ को संरक्षण देने की बातें करता है, आर्टिकल 25 जो कि राइट टू यूज एंड प्रैक्टिस का राइट्स देता है, बट रियलिटी में टेंपल्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हिंदू प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली नजर रखी जाती है, बट अपोजिट में माइनॉरिटी के वर्शिप प्लेस पे ना उनके इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल करती है, ना उनके प्रैक्टिस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और ना ही जजेस उनके सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट करते हैं। इवन मौलवियों को तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सैलरी तक देती है। माइनॉरिटीज दावों को यहाँ पर न्यायाधीश झटपट स्वीकार भी कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के विपरीत जजेस के बायस्ड जजमेंट से ये सवाल पनपता है कि क्या मेजोरिटी कम्युनिटी को संविधान के मुताबिक न्याय मिलता है। जब नूपुर शर्मा के ऊपर ब्लास्फेमी का केस चला, जब ब्लास्फेमी के नाम पे देश में कत्लेआम चल रहा था, नूपुर शर्मा को डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर ही अपनी जान गंवानी पड़ रही थी, देश के कोने कोने में नूपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर हो रही थी, तो नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से विनती की थी कि देश भर में हो रहे सारे एफआईआर को एक कोर्ट में ला लिया जाए ताकि उसे केस लड़ने में आसानी हो। तो जस्टिस ने कहा था, यानी चीफ जस्टिस ने कहा था, जजेस ने नूपुर शर्मा को ब्लेम करते हुए कहा कि तुम्हारी लूज ऑफ टंग है। जजेस ने आगे फिर कहा कि कोई जरूरत नहीं है सारे एफआईआर को एक स्टेट में लाने की या एक जगह लाने की, तुम हर स्टेट में जाओ और अपने खिलाफ एफआईआर लड़ो। जबकि वो दो लोग जिन्होंने यहाँ पर कन्हैया लाल के क्या था, उन्हें यहाँ पर कोर्ट ने बेल दे दिया उन दो स्पीच स्प्रेडर्स को। जब सुप्रीम कोर्ट में 2025 में वक्त अमेंडमेंट बिल की सुनवाई हो रही थी, जैसे ही अमेंडमेंट बिल में उन प्रोविंस की बात आई जहां पर इंकरेजमेंट की बातें हो रही थी, उन्हें हटाने की बातें हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे लगा दिया। अमेंडमेंट में मेंशन था कि वक्फ बोर्ड को इंकरेज हुए सारे जमीन की रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, तो कोर्ट ने कहा कि वो बेचारे 5 साल पुराने जमीन के कागजात यहाँ पर कहाँ से लाएंगे कंपेरेटिव विद राम मंदिर, जब राम जी के पैदा होने तक भी सबूत देने पड़े थे उस जमीन के ऊपर। जब कोर्ट ने कहा था कि पूरे प्रमाण दिखाओ तब हम मानेंगे कि यहाँ पर राम जी पैदा हुए थे, तो हिंदू पक्ष को यहाँ पर राम जी के पैदा होने का प्रूफ देना पड़ा था पुराणों से और एएसआई की सर्वे तक दिखानी पड़ी थी। ज्ञानवापी मंदिर जिसकी सुनवाई यहाँ पर सालों से स्टे लगा के रखी गई है, जब बात यहाँ पर माइनॉरिटी की राइट्स की आती है तो कोर्ट यहाँ पर उनकी शिकायतों पर इंस्टेंट फैसला लेता है। पर क्या ये बायसेकुलरिज्म नहीं है? ये तो वही बात है, कोई कोर्ट यहाँ पर रिवॉर्डिंग द राइट्स एंड पनिशिंग द फेथ। कोर्ट यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता, पर संविधान पे चलने वाले लोगों को जगह जगह पे हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। इंडिया में न्याय मांगना जैसा एक जुल्म है और वॉयलेंस करने वालों का ही हुक्म चलता है। मकबूल फिदा हुसैन जो कि एक आर्टिस्ट था, पर इसे आर्टिस्ट के नाम पर सिर्फ हिंदू गॉड्स की पेंट्स बनाने से बहुत ज्यादा पसंद थे, जैसे कि भारत माता का
पेंट्स बनाना इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। जब इसके ऊपर एफआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गई, गेस करो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा कि तुमने ब्लास्फेमी किया है, तुमने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए हो, या फिर तुम्हारी लूज ऑफ आर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बाइज्जत बेल देते हुए इसके अगेंस्ट में हुए सारे पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया। इसके ऊपर सारी चार्जशीट को हटाते हुए इसे बेल देते हुए कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक आर्टिस्ट की। दिल्ली की एक शिव मंदिर जो कि डेमोलिश होने जा रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल होता है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि लॉर्ड शिव जी को प्रोटेक्शन की यानी कि मंदिर की क्या जरूरत है। केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डेमोलिश का फैसला सुना दिया। हिंदू मंदिर के केस को यहाँ पर एक कोर्ट से दूसरे केस ट्रांसफर किया जाता है। 2013 में फाइल हुए हिंदू मंदिर केस को 12 साल तक लटकाया जाता है। आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने की राइट देता है, जब आर्टिकल 32 के तहत हिंदू मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को लोअर कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। बट जैसे ही आर्टिकल 32 के हवाला लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मस्जिद का केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अर्जेंट हियरिंग करके 1 हफ्ते के अंदर ही फैसला सुना देती है। कोर्ट हिंदू कल्चर में चले आ रहे एनिमल सैक्रिफाइस के ऊपर बैन लगा देती है, जो कि होना भी चाहिए, पर हलाला के नाम पर चले आ रहे एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर चुप हो जाती है। वो जजेस जिन्होंने कभी एक्चुअल मनुस्मृति को देखा नहीं होगा, वो मनुस्मृति के लिए कहते हैं कि ये तो सेक्सिस्ट है, ये तो कास्टिस्ट है। बट वहीं पे अपोजिट कम्युनिटी की बुक जो कि फुल ऑफ फैंटेसी एंड लस्ट से भरी हुई है, कोर्ट या जजेस उसके ऊपर चू तक नहीं करते। सो इन सारे पार्शियल जजमेंट को देखकर ये सवाल आता है कि क्या चीफ जस्टिस के पद पर बैठे वो जजेस उस पोस्ट की गरिमा रख पाते हैं? क्यों मेजोरिटी कम्युनिटी को यहाँ पर हर बार प्रूफ देने पड़ जाते हैं और सो कॉल्ड माइनॉरिटीज कम्युनिटी यहाँ पर गिल्टी होने के बाद भी फ्री वीज लेके चली जाती है? तो लोग अब ऐसा मानने लगे हैं इस पार्शियलिटी का रीजन है कॉलेजियम सिस्टम्स एंड रिजर्वेशन, जो उन अनडिजर्विंग जजेस को चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचा देता है, उन्हें वो पावर दे देता है। पावर भले उन्हें मिल जाती है पर उस पावर का सही यूज कर पाना, मॉरल वैल्यू उन्हें नहीं मिल पाता। जैसे रिजर्वेशन यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, ठीक ऐसे ही जजेस सिलेक्शन में भी ये होती है। वो रिजर्वेशन जो कि आउटडेटेड हो चुकी है, रिजर्वेशन ही है जिसकी वजह से लोगों में जातिवाद कम होने की वजह बढ़ती जाती है। जितना जातिवाद कभी लोगों में 1950s में नहीं रहा होगा, उससे अधिक आज के टाइम पे लोगों में जातिवाद है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के कारण ही। जैसे कि वो बच्चा जो कि सालों से मेहनत करता रहा, अच्छे नंबर्स लाए, सालों तक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करता रहा, अच्छे नंबर आने के बाद भी उसके सीट को किसी और ने ले लिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर प्रोविजन रहे हैं कि आरक्षण को हमें धीरे धीरे कम करना है, ना कि बढ़ाना है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये रिवर्स ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। दूसरे के लिए जातिवाद क्यों नहीं बढ़ेगा जिसने उसकी सीट ले ली, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से? तो अब आते कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, वो सिस्टम जिसके ऊपर कई बार आवाज उठ चुकी है इसे बंद करने के लिए। तो क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम? तो कॉलेजियम सिस्टम 1981 में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी के रूलिंग पीरियड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, हिस्ट्री में पहली बार। इसमें 3 बार चेंजेस किए गए, जैसे 1981 में, 1993 में, 1998 में। अब इस सिस्टम को इंदिरा गांधी ने इसलिए लाया था ताकि वो अपने मन मुताबिक सीजीआई को सेलेक्ट कर पाए, क्योंकि उन दौरान इंदिरा गांधी के ऊपर इमरजेंसी लगाने के ऊपर केसेस चल रहे थे। कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इसे हम किसी और दिन समझेंगे, बट इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीजीआई एक नेक्स्ट सीजीआई को सिलेक्ट करता है। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट सीजीआई के नाम को यहाँ पर करंट सीजीआई अपॉइंट करता है और ये नाम फिर जाते हैं लॉ मिनिस्टर के पास, और लॉ मिनिस्टर इस नाम को रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर से ये नाम पास होने के बाद ये पहुंचते हैं प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंसी फाइनल प्रोसेस में इन नामों से किसी एक जज को अपॉइंट करती है एज अ सीजीआई। ये सिस्टम 4 प्रोसेस से होता हुआ जाता है, सीजीआई से, लॉ मिनिस्टर से, पीएम से और फाइनली प्रेसिडेंट से। बट इसमें पावर प्रेसिडेंट के हाथों में नहीं बल्कि सीजीआई के पास होता है। अगर प्रेसिडेंट से रेकमेंड किए गए नाम्स को अपॉइंट नहीं करती तो उसके बाद भी, और उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो उसके बाद भी सीजीआई दोबारा उन नाम्स को रिकमेंड कर सकता है। तो इस प्रोसेस में एक सीजीआई को सेलेक्ट किया जाता है और एक सीजीआई बनता है। अब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम अराइज तब होता है जब करंट सीजीआई अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को या फिर कोई पॉलिटिशियन अपने बच्चों को कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर सीजीआई बना देता है। इससे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को कभी मौका नहीं मिल पाता और वो लोग जिन्होंने कभी कुछ लॉ की प्रैक्टिस तक नहीं की वो यहाँ पर सीजीआई बन जाते हैं। तब फिर वो कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए जजेस अपने जजमेंट में फेयर जजमेंट नहीं देते और अपने आइडियोलॉजी को या फिर सपोर्टर्स को केस जीतने में हेल्प करते। इस कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए कुछ जजेस हैं जैसे कि बीआर गवाई, सूर्यकांत शर्मा, ऋषिकेश रॉय, AK ओका और संजय खन्ना। बाय द वे ये वही सूर्यकांत है जिसने नुपुर शर्मा के लिए लूज ऑफ टंग सेंटेंस का यूज किया था। इसी नेपोटिज्म से चुने गए जजेस अपने मन मुताबिक फैसला सुनाते और अगर कोई इन्हें क्रिटिसाइज करता तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाए। एक्चुअल नेपोटिज्म तो इंडियन जुडिशरी में चलता है जिसे खुद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बेसिकली जजेस यहाँ पर बॉलीवुड की तरह अपने फैमिली मेंबर्स को लॉन्च करते रहते हैं। इस सिस्टम के अगेंस्ट में खुद यहाँ पर लॉ मिनिस्टर्स किरण रिजिजू और वाइस प्रेसिडेंट्स ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई थी कि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि दुनिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं होता, सिर्फ इंडिया में इसकी प्रैक्टिस होती है, जहां पर एक करंट सीजीआई अपने नेक्स्ट सीजीआई को खुद से चुनता है। जितेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि इंडिपेंडेंस से अब तक 250 से 300 फैमिली मेंबर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुना जाता है। हाई कोर्ट में 50% और सुप्रीम कोर्ट में 33% जजेस कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर जजेस बनते हैं। 2014 में 31 सुप्रीम कोर्ट जजेस में से 6 जजेस ऐसे थे जो कि फॉर्मर जजेस के बच्चे थे। हाई कोर्ट में 88 जजेस में से 13 जजेस ऐसे थे जो कि अपॉइंटेड
अपॉइंटमेंट ऐसे हुए थे जो कि फॉर्मर जजेस के बच्चे थे। हाई कोर्ट में फल्ली सैम नरियम नाम के एक सीनियर एडवोकेट थे जिन पे ये एलिगेशन लगा कि सेम कोर्ट में उनका बेटा रॉबिन्टन फल्ली नरियम जज बने बैठा था और अपने फादर के सपोर्ट में जजमेंट पास करता था। जब उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा तो नरियम ने ये कहते हुए इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो डिजर्व करते हैं जज बनना और इस कोर्ट में रहना, इसलिए वो जज हैं। इनके इस स्टेटमेंट के बाद 2 साल तक के न्यू अपॉइंटमेंट जजेस को रोक दिया गया था 2019 से 2021 तक। इसी नेपोटिज्म को हटाने के लिए ही 2013 में कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल होता है और जजेस अपॉइंटमेंट में एक न्यू प्रोसेस को लाया जाता है, NJAS एक्ट, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। पर जजेस ने इस न्यू एक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया, उसे डिसमिस कर दिया। 2015 में एडवोकेट मैथ्यू जे नेडुमपुरा ने 5 जजेस बेंच के सामने NJAS एक्ट के सपोर्ट में कुछ एविडेंस पेश किए कि कैसे जजेस अपने रिलेटिव्स को अनफेयर एडवांटेजेस देते हैं जो कि कॉलेजियम सिस्टम से सेलेक्ट होते हैं। तो जजेस ने इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि अगर NJAS एक्ट आ गया तो जजेस की इंडिपेंडेंस यहाँ पर वॉयलेट हो सकती है, क्योंकि अगर कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर बंद हो जाती है तो BR गवाई जैसे लोग यहाँ पर पावर में कैसे आएंगे। और अगर हम पर्टिकुलरली CJI गवाई जी की बातें करें तो इनके बैकग्राउंड से पहले आपको जानना पड़ेगा इनके जजमेंट को। इन्होंने अतिक्रमण जमीन के ऊपर चल रहे बुलडोजर एक्शन को रुकवा दिया, इन्होंने पंजाब में कास्ट बेस्ड सेंसर को प्रमोट किया, इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर लगे सारे क्रिमिनल डिफामेशन केस के ऊपर स्टे लगा दिया। बेसिकली ये दिखते तो बीजेपी के साथ है पर रहते ये कांग्रेस के साथ है। इन्होंने केरला के कैथोलिक प्राइज जिसके ऊपर 1 साल तक माइनॉरिटी बच्ची को असल्ट करने का केस था, CJI गवाई ने उसे बेल दे दिया और ये कहा कि इसने ऑलरेडी 10 साल तो काट ही लिया है, जब तक इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक ये फ्री है। और हम जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब भी नहीं आएगा। 4 सितंबर 2025 BR गवाई जी ने एक स्टेटमेंट पास किया कि अगर किसी पर्सन के ऊपर STSC एक्ट के अंतर्गत एलिगेशंस लग जाते हैं तो उस पर्सन को बिना किसी प्रूफ के सिर्फ रिटर्न बेस पे अरेस्ट किया जा सकता है, एविडेंस बाद में ढूंढा जाएगा और वो पर्सन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा और ये केस सीधी लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। बट इसके अगेंस्ट में अगर कोई नॉन STSC फीमेल है जैसे कि OBC या फिर जनरल कैटेगरी की वो फीमेल है और उसका रेप हो जाता है तो इस केस में उस पर्सन को यानी कि उस एक्यूज को मिनिमम 10 साल की सजा होगी और वो केस लड़ी जाएगी सेशन कोर्ट में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही तो इतने सारे अच्छे अनपैरेलल लॉ बनाने की वजह से कई सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। अगर किसी पर्सन ने आपके ऊपर STSC एक्ट लगा दिया तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने उसे कुछ बोला नहीं था। और इसीलिए तो आज देश में ऐसे केसेस हजारों के नंबर से फेक केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में ये 5.5% से बड़े थे जो कि बाय नंबर होते हैं 40,801 केसेस जो कि फेक थे, जो कि पता चल गया कि ये फेक है। गेस करो कि वो केसेस जो कि कभी पता नहीं चला कि ये फेक केसेस थे उनका क्या होता होगा। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि STSC की फेक केसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा रजिस्टर होते हैं यूपी से, बिहार से और राजस्थान से। 2022 के रिपोर्ट्स कहती है कि 13 स्टेट में रजिस्टर हुए STSC के केस में से 99.7% केस यहाँ पर फेक थे, यानी कि गलत थे, हुआ ही नहीं था कभी। सिर्फ 0.3 केसेस यहाँ पर जेन्युइन थे। तो जस्ट इमेजिन कि कुछ लोग इसका कैसे टूल की तरह यूज करते होंगे। मैडम ऑपरेसर है, कहती माय एडवाइस टू SC/ST यूथ, क्या do not hesitate even for a moment to file case under SC/ST Act against the casteist, especially 17-18-year-old casteist youth who are studying. Don't think even for a moment before ruining future of any casteist. और अगर किसी का भी नाम इस एक्ट के अंतर्गत पुलिस रजिस्ट्रेशन में एक बार भी आ गया, ना तो वो आर्मी में जा सकता है और ना वो कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। इस स्कीम का फायदा यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं उठाते बल्कि जजेस भी उठाते हैं, जैसे कि CJI गवाई जो कि वैसे तो खुद बहुत बड़े प्राउड बुद्धिस्ट हैं, पर जैसे ही राकेश कुमार जी ने उनके ऊपर शू फेंका तो CJI गवाई यहाँ पर तुरंत दलित बन गए। वो तो अच्छा हुआ कि राकेश कुमार जी यहाँ पर दलित थे, वरना आज वो जेल में होते, जो खुद को वैसे प्राउड बुद्धिस्ट कहते हो। पर जब रिजर्वेशन लेने की बातें होती है या फिर STSC केस लगाकर किसी को फंसाना होता है तो ये दलित बन जाते हैं। वैसे ये बुद्धिस्ट है और बुद्धिज्म में तो कास्टिज्म होता नहीं है, तो फिर ये दलित कैसे हो गए। BR गवाई अपने आप को दबे कुचले गरीब दलित दिखाते हैं, पर इनके फादर रामकृष्ण सूर्यभान गवाई एक पॉलिटिशियन थे। 30 साल तक विधायक रहे, 7 साल तक सांसद रहे, 5 साल तक गवर्नर रहे। बिहार एंड केरला से सोशल एक्टिविज्म के नाम पर भीम आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया और एक पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया, जिसका कोर बेस ही कास्टिज्म पे बेस था। माता श्री एंड फादर जी यहाँ पर ब्लू पिजन समर्थक थे, तो बेटे में वो मसल मेमोरी तो आएगी। BR गवाई जी का भाई राजेंद्र गवाई एक पॉलिटिशियन लीडर है और इनकी फैमिली कांग्रेस अलायंस है। जिस फैमिली में इतना ज़्यादा बैक सपोर्ट और पॉलिटिकल कनेक्शन हो, वो भला गरीब कैसे हो सकता है। ये दूसरों पे ब्राह्मणिकल एजेंडा का एलिगेशंस लगाते हैं, पर खुद यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड जजमेंट पास करते हैं। तो इसीलिए तो आज लोगों में ये डिबेट स्टार्ट हो चुका है। भीमराव अंबेडकर जी का वो जो सताया हुआ वाला स्टोरी था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसलीडिंग था। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जिन भीमराव अंबेडकर जी के मूवी में आपने देखा होगा वो बड़े गरीब थे, दबे कुचले गए थे और उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था अपर क्लास ब्राह्मण से या फिर अपर क्लास हिंदुओं से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट एक्चुअल हिस्ट्री इससे काफी ज्यादा अलग है। आप सब ये तो जानते होंगे कि भीमराव अंबेडकर जी को अंबेडकर सर ने यहाँ पर उनके ब्राह्मण टीचर्स नहीं दिया था। अब ये तो पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, कुछ न्यू फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी जब फर्स्ट क्लास में थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनकी एडमिशन हुई थी और ये उस टाइम के आसपास की उनकी फोटो है। फोटो में साफ दिख रहा है कि वो कितने साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। अगर वो सच में डिस्क्रिमिनेशन फेस किए होते अपर क्लास लोगों से तो क्या वो ऐसे चकाचौंध में रह पाते। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पीरियड में कोई भी अपर क्लास हिंदू फैमिली या फिर कोई ब्राह्मण फैमिली भी ऐसे लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाता होगा। उनके फादर का नाम सूबेदार रामजी मोलोजी सकपाल था,
जिनकी ड्रेसिंग सेंस ही देख लो, फोटो में कितने अच्छे कपड़े एंड रिच दिख रहे हैं। कौन कह सकता है कि वो एक समाज के थ्रू सताए गए थे या किसी ब्राह्मण ने उस दौरान किसी दलित को सताया होगा। नो डाउट उस टाइम में भी और आज में भी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन है, जातिवाद है, पर इस डिस्क्रिमिनेशन का बीज यहाँ पर बोया गया था 1920s में, 1950s में। और इस बीज बोने का काम खुद किया था कई सारे एनालिस्ट्स के मुताबिक भीमराव खुद ने। जैसे कि ओशो यहाँ पर मानते थे कि भीमराव अंबेडकर एक पॉलिटिशियन थे जो कि सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और महार कम्युनिटी को, जो कि उस समय हिंदू था, उन्हें वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे। अंबेडकर को बुद्ध से क्या लेना देना था? अंबेडकर शुद्ध राजनीतिज्ञ थे। धर्म से उनका क्या नाता था, क्या संबंध था? उन्होंने हरिजनों और खासकर महारों, महाराष्ट्र के महारों को हिंदुओं से कैसे अलग कर लिया जाए, इसके लिए बुद्ध धर्म को चुना। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि बुद्ध धर्म से उन्हें खास लगाव था। उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए। कई दफा उन्होंने सोचा कि मुसलमान हो जाएं सबको लेके, कई दफा सोचा कि सबको लेके ईसाई हो जाएं, लेकिन शायद बहुत से महार, बहुत से हरिजन इतने दूर तक उनके साथ जाने को राजी न होते। और खुद यहाँ पर बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद भी उनके लाइफ में ऐसे कई बार मौके आए जब वो इस्लाम के ऊपर यानी क्रिश्चियनिटी के ऊपर कन्वर्ट होने वाले थे। इसी दौरान स्टार्ट हुए हिंदुओं के लिए ये घृणा आज पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुत्व को मिटाने की बातें होकर होती है। उनके कुछ बुक्स में इस बात का भी मेंशन है कि वो चाहते नहीं थे कि अंग्रेज कभी भारत छोड़ के जाए। पॉलिटिकली वो जिन्ना एंड पेरियार जैसे कम्युनिस्ट लीडर के साथ भी इन्फ्लुएंस थे और उनके साथ बैठते उठते थे। वो पेरियार जो कि साउथ इंडिया को सेपरेट करना चाहता था इंडिया से। तो इस सो कॉल्ड दलित टॉर्चर स्टोरी को इंडिपेंडेंस के टाइम के दौरान यहाँ पर क्रिएट किया गया था। जैसे कि शूद्रों को यहाँ पर पानी पीने का अधिकार नहीं था कुएं से, या फिर उन्हें संस्कृत से वंचित रखा गया था, या फिर जब वो संस्कृत पढ़ने की ट्राई करते तो उनके कानों में गर्म सलिया डाल दिया जाता था पिघला के। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खुद भीमराव अंबेडकर जी एक बुक में मेंशन करते हैं हु वेयर द शूद्रास में। भीमराव यहाँ पर कहते हैं कि वैदिक टाइम पीरियड में शूद्रों को भी यहाँ पर मंत्र अधिकार थे, वो भी यहाँ पर राजा बनते थे। पर शूद्रों ने जब ब्राह्मण्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया तब फिर यहाँ पर ब्राह्मण्स ने शूद्रों को वेद अधिकार से वंचित कर दिया, यानी कि एक तरीके से बाइकआउट कर दिया। ये बात खुद यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बताते हैं। इंडिपेंडेंट के बाद कास्टिज्म लोगों में ऐसा फैला कि आज अगर कोई दलित अपलिपमेंट की बातें करता है तो वो तो बहुत बड़ा कूल है, पर अगर कोई ब्राह्मण्स लाइफ को अपलिपमेंट की बातें करता है, उनकी सोसाइटी को अपलिपमेंट की बातें करता है, तो फिर वो कास्टिस्ट है, वो एंटी दलित है। आपने वो फेमस ब्रेन रूटेड सॉन्ग्स 72 डिग्री तो सुना होगा, जिसमें क्लेम करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी 72 डिग्री होल्डर थे। उन्हें 9 लैंग्वेज आती थी जिसमें से संस्कृत था। अब अगर उन्हें संस्कृत आता था और वो शूद्र थे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें संस्कृत पढ़ने में कोई भी वंचित नहीं रखा था, उन्हें उस बात का अधिकार था। तो फिर ये भीमराव ऑब्वियसली यहाँ पर क्लेम क्यों करते हैं कि उस समय शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। पर खुद यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि उन्हें संस्कृत की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने मनुस्मृति को जो पढ़ा था वो अंग्रेज ट्रांसलेटेड था, अंग्रेजों के द्वारा। अब उन दौरान जो कि ट्रांसलेशन होता था वो अंग्रेजों के थ्रू होता था। अब अगर कोई संस्कृत के श्लोक के अर्थ को अंग्रेजों के ट्रांसलेशन से पढ़ेगा तो अर्थ का अनर्थ तो होगा ही। फिर ये लोग कहते हैं कि मनुस्मृति यहाँ पर खराब है। जब 1950s में एक फेक दलित स्टोरी को गढ़ा जा रहा था, उससे भी 120 साल पहले और आज से 200 साल पहले भी शूद्रों को यहाँ पर पढ़ने का अधिकार था। और इसके प्रूफ यहाँ पर खुद अंग्रेज अपने रिपोर्ट्स में देते हैं। जैसे कि सर थॉमस मुनरो जो कि एक आर्मी ऑफिसर और फॉर्मर गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उन्होंने अपने रिजीम में 1822 में एक सर्वे को कंडक्ट कराया था। वो बताते हैं मद्रास प्रेसिडेंट्स में हर गांव में एक स्कूल है और इन स्कूल में पढ़ने वाले मोस्ट ऑफ द बच्चे शूद्र हैं और इन बच्चों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। टोटल उस टाइम पे स्कूल 12,500 थे, जिसमें से ब्राह्मण बॉयज यहाँ पर 42,000 थे, तो शूद्र बॉयज यहाँ पर 83,000 थे, जिसमें से गर्ल्स भी यहाँ पर ब्राह्मण गर्ल्स 218 थी, तो शूद्र गर्ल्स यहाँ पर 1850 के आसपास थी। स्कूल के बाद भी 26,900 बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे थे जो कि होम ट्यूशन लेते थे। 1823 में मलाबार में प्राइवेट स्कूल में भी ब्राह्मण बच्चे 600 के आसपास थे, शूद्र बॉयज यहाँ पर 250 के आसपास थे। 1825 में होम ट्यूशन लेने वाले ब्राह्मण एंड शूद्र बॉयज की रेशो यहाँ पर इक्वल थी। गर्ल्स के मामले में मालाबार डिस्ट्रिक्ट में सरप्राइजिंगली 2190 गर्ल्स थी, जिसमें से 5 गर्ल्स यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण थी और 707 यहाँ पर शूद्र गर्ल्स थी। साथ में हर स्कूल के टीचर्स यहाँ पर ब्राह्मण एंड शूद्र दोनों होते थे। सर थॉमस मुनरो के मौत के बाद विलियम एडन ने इस सर्वे को आगे बढ़ाया था, जिसने इस सर्वे को कराया था बिहार एंड बंगाल में। इस सर्वे को 1835, 1836 और 1838 में 3 पार्ट में पब्लिश किया गया था। बाय द वे विलियम एडम एक मिशनरी था। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन स्कूल में पढ़ने वाले हर कास्ट के बच्चे हैं और हर कास्ट के टीचर्स हैं और कोई भी अपर क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को शूद्र टीचर के पास पढ़ने से नहीं रोकता। कोई भी स्कूल यहाँ पर ब्राह्मण के लिए रिजर्व नहीं है, बल्कि इसमें पढ़ते चंडाल, मोची, हाड़ी, दुलई, बागी जैसे लोग जो कि आज के टाइम पे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट कास्ट माना जाता है, उन्हें भी आज से 2 साल पहले पढ़ने का अधिकार था। बंगाल में 1 लाख स्कूल्स था और हर गाँव में एक स्कूल्स था और इस बात का मेंशन यहाँ पर इंडिजिनस एलिमेंट्री स्कूल रिपोर्ट्स में मिलता है।
इस सर्वे को कंडक्ट कराया गया था बिहार डिस्ट्रिक्ट के तिरहुत और साउथ बिहार में और बंगाल डिस्ट्रिक्ट के मुर्शिदाबाद और 2 लोकेशन और पे। उस दौरान ओडिया जैसे लैंग्वेज को भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती थी। बंगाल डिस्ट्रिक्ट में उगुरी कास्ट जो कि फार्मर्स होते थे उनसे भी 30 टीचर्स, सदगुप्त कास्ट से 50 टीचर्स, अदर कास्ट से 80 टीचर्स एक टाइम पे होते एक एरिया में। 1894 आते तक 75% एजुकेशन रिसीव करने वाले बच्चे नॉन ब्राह्मण्स होते थे और ऑलमोस्ट हर स्टेट में शुद्ध स्टूडेंट्स की परसेंटेज यहाँ पर ब्राह्मण स्टूडेंट से ज्यादा होती। 1920 में दौलत राम गुप्ता यंग इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं कि इंडिया के हर गांव में एक स्कूल है। ये रिकॉर्ड्स कभी इंडिपेंडेंट के बाद सोसाइटी में आए नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कास्टिज्म लोगों में और बढ़ा और अब जब सीजीआई गवाही जैसे लोग पावर में आते हैं तो अपनी हेट रेट हिंदुज्म पे निकालते हैं। तो ये था मेरा डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप अपनी ओपिनियन जरूर मुझे बताना। और हाँ, वीडियो लेट होने के लिए माफी चाहूंगा, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी मैं आपसे ट्राई करूंगा वीडियो हर 2 दिन में आए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।